हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 13 न्यूक्लियाई के टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी को। देखिए, अभी तक हम लोग ने ये पढ़ा है कि आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जो कि ये बताता है कि जो मास है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि जो मास है उसका एक रूप हमारा एनर्जी भी होता है, या कह लीजिए कि एनर्जी का एक रूप मास भी होता है। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो प्रोवाइड करता है उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को। कैसे? अगर मान लीजिए कि आपके पास एक टोकरी है, तो टोकरी में अगर आपने 3 सेब रखे हैं और उस टोकरी और सेब का मिलाकर आप वजन करें, तो आपकी एक उम्मीद होगी, आपका एक एक्सपेक्टेड मास होगा उस टोकरी और उस सेब वाले सिस्टम को लेकर, कि अगर हम लोग सेब का अलग अलग मास कैलकुलेट करके उनको ऐड कर दें और टोकरी के मास को ऐड कर दें, तो वो मास उस टोकरी और जो एप्पल्स वहां पर रखे हुए हैं उन सबके टोटल मास के बराबर होना चाहिए। जबकि एक्चुअल में क्या देखा गया है कि जब हम हमारे न्यूक्लियस एक फॉर्म होता है, तो मास जो एक्सपेक्टेड मास है उससे थोड़ा कम होता है। यानी कि उसका एक्चुअल जो मास होता है, उस न्यूक्लियस का एक्चुअल मास वो एक्सपेक्टेड मास से थोड़ा कम होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट है उनका मास आप निकालिए, तो प्रोटॉन का नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको अब हम क्या करेंगे, मास को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे जो हमारा मास उस न्यूक्लियस का होगा बनने के बाद, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक मास डिफेक्ट मिल जाएगा। और इस मास डिफेक्ट के कारण ही एक एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि इतना मास क्या होता है, कन्वर्ट हो चुका है एनर्जी में। ये जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है और ये रिलीज हो चुकी है एनर्जी। यानी कि जब पार्टिकल्स अलग अलग थे तो उनके पास एनर्जी ज्यादा थी। जब वो पार्टिकल्स एक साथ आए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब पास में आए, तो किसी वजह से उस पर क्या हुआ कि एनर्जी कुछ रिलीज हुई इनके मास को कम करके, जिसके कारण से इनकी एनर्जी अब जो टोटल है वो कम है, जिससे कि ये आपस में क्या कैसे रहते हैं, बाइंड रहते हैं, आपस में बंधे हुए होते हैं। इस कारण से वो जो एनर्जी रिलीज होगी, और वो कितनी होगी, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर के बराबर होगी। मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर के बराबर होगी। तो इतनी एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। यानी कि ईबी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। और इसको हम लोग ने पिछले लेक्चर था उस पर एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व भी किया था कि 1 यू जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट है उसके इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होगी, और वो निकल कर आई थी इतना, कि अगर 1 यू एनर्जी हम मास जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल कर आएगा कुछ इतना। और इसी को अगर हम लोग क्या करें, कन्वर्ट करें, अगर इसी को अगर हम लोग चाहें कि ये 1 यू जो किलोग्राम्स पे लिखा हुआ है, इसको एक नई यूनिट पर कन्वर्ट कर दें, मास की एक नई यूनिट जो कि है एनर्जी इक्विवेलेंट के लिए, कि यहाँ पर जो मास है उसको किलोग्राम्स की जगह पर हम लोग ने एनर्जी के टर्म्स पर लिखा है, एनर्जी की यूनिट्स के टर्म्स पर लिखा है, क्योंकि एनर्जी हमारी मास और जैसे जो हम लोग देखते हैं तो उस पर अलग अलग होती है यूनिट। अगर देखें, एनर्जी की यूनिट हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह लेते हैं और मास की किलोग्राम होते हैं लेते हैं। बट यहाँ पर क्या किया है कि जो मास है उसको हम लोग ने एनर्जी की यूनिट्स के टर्म्स पर लिखा है, तो वो हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। यानी कि 1 यू जो यूनिट है हमारी मास की, अगर सोचे उसको कि हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस से हम एक यूनिट बनाए, तो वो बन जाएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर, ये हमारी एनर्जी बनकर आ जाएगी। ठीक है, यहां तक। तो अब बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम लोग बात करें कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो द एनर्जी ईबी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो हमारा ईबी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर हम लोग ने यहाँ पर फाइंड किया है, इस पे जो ईबी है वो क्या कहलाएगा, यानी कि मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर की वजह से जो एनर्जी हमारी रिलीज होती है, वो जो मास डिफेक्ट अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। क्यों? क्योंकि द एनर्जी ईबी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम सोच रहे हैं कि उस
जो न्यूक्लियस है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर उसको क्या कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, यानी कि न्यूक्लियस को ब्रेक कर दिया जाए न्यूक्लियॉन्स पर, तो हमें ईबी एनर्जी सप्लाई करनी होगी। यानी कि अब तो न्यूक्लियस बन चुका है, एनर्जी रिलीज हो गई, अब अगर उनको फिर से हमें ब्रेक करना है न्यूक्लियॉन्स पर, तो हमें इतनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी ईबी के बराबर, तब जाकर वो न्यूक्लियॉन्स पर ब्रेक होंगे। इसी कारण से इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, की इतनी तो चाहिए ही चाहिए, इतनी एनर्जी के साथ बंधे हुए हैं। तो ऑल्दो वी कैन नॉट टीयर अपार्ट अ न्यूक्लियस इन दिस वे, अगर वैसे तो हम लोग ऐसे नहीं होता कि ऐसे फाड़ दिया उसको और न्यूक्लियस दो हिस्सों में बट गया, उसके पीछे भी अलग तरीका होता है, बट समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक दूसरे को बांध के रखे हुए हैं इतनी बाइंडिंग एनर्जी से, सब आपस में मिलकर। इसको, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, इसको एक और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालें। पर न्यूक्लियॉन निकालने का मतलब यह है कि लेट अस सपोज हमारे पास दो न्यूक्लियस हैं, एक न्यूक्लियस डिफरेंट है और दूसरा न्यूक्लियस है वो कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस है, मान लीजिए इस पे जो न्यूक्लियॉन्स का नंबर है वो 16 है, और एक न्यूक्लियस है जिसपे कि न्यूक्लियॉन्स का नंबर 32 है। इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है हमारी, अगर मान लीजिए कि कुछ यहाँ पर लेट अस सपोज 64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेट अस सपोज हमने मान लिया कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है, 64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है हमारी 72, या इसको हम लोग मान सकते हैं कि कुछ इस पे हम लोग चाहें तो मान लीजिए 72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कुछ इस तरीके की, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखने में तो लग रहा है कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है एज कंपेयर टू दिस, हाँ है ना, ऐसा लग रहा है कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है एज कंपेयर टू दिस। बट ये भी तो देखिए कि यहां पर 16 न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखना है और यहां पर 32 न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखना है, क्योंकि 16 न्यूक्लियॉन्स भागने की कोशिश करेंगे, उनको इतनी एनर्जी से बांधा गया है, और यहां पर 32 न्यूक्लियॉन्स है, उनको 72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से बांधा गया, बाइंडिंग एनर्जी से बंधे हुए सब आपस में। तो यहां पर अभी कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन अच्छे तरीके से बाइंड करके रखा है। निकालना आसान हो जाएगा इसी चीज को अगर हम एक नई क्वांटिटी बनाएं और वो हो जाए ईबीएन। क्या बन जाए, ईबीएन, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। यानी कि क्या करें हम लोग, जो बाइंडिंग एनर्जी है हमारी उसको एटमिक, जो उस पे उसके उस एटम के न्यूक्लियस पे जो हमारे न्यूक्लियॉन्स मौजूद है, यानी कि मास नंबर जो है, ये जो हमारा मास नंबर होता है उससे क्या करें, डिवाइड करते हैं, यानी कि न्यूक्लियॉन्स के नंबर से क्या करें, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 64 को अगर मैं क्या करूं, डिवाइड करूं 16 से, तो 4 आएगा, ठीक है। यानी कि यहां पर जो ईबीएन निकल कर आ रही है, यहां पर जो ईबीएन निकल कर आ रही है इस केस में, वो ईबीएन निकल कर आ रही है कितना, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। यहां पर जो ईबीएन निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन, ये निकल कर आ रहा है पर न्यूक्लियॉन। जबकि यहां पर जब हम लोग करेंगे, जब यहां पर हम लोग करेंगे तो इसको करने पर ये निकल कर आएगी 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। यानी कि ईबीएन यहां पर क्या है, कम है। यानी कि एक न्यूक्लियॉन को बांधने के लिए बाकी जो न्यूक्लियॉन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, यहां पर 2.25, जबकि यहां पर 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां पर स्ट्रांगली बंधा हुआ है। यहां पर जो हमारे हर एक न्यूक्लियॉन ज्यादा एनर्जी के साथ बंधा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल एनर्जी करने की बजाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को देखते हैं, जिससे कि हमें समझ पे आता है कि एक न्यूक्लियॉन को बांधने में कितनी एनर्जी लग रही है, जो कि क्या कर देता है, हमें एक नई इंसाइट देता है। दो तरीके के न्यूक्लियस पर उस पे मौजूद न्यूक्लियॉन के ऊपर, एक न्यूक्लियॉन के ऊपर लगने वाली बाइंडिंग एनर्जी के साथ कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ईबीएन हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, ईबीएन यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और ये डिफाइंड होती है टोटल एनर्जी, जो एक न्यूक्लियस को बांधने में जितनी टोटल बाइंडिंग एनर्जी हमारी लगी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी, उसको
नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि मास नंबर से अगर चाहे तो उसको हम डिवाइड कर दें तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिल जाती है। ठीक है, तो अगर हम एक न्यूक्लियॉन को निकालना चाहें तो इतनी एनर्जी चाहिए होगी किसी न्यूक्लियस से। क्लियर, ये समझ पे आया? तो अब यहां पर क्या है कि हमने एक एक ग्राफ ड्रॉ किया। क्या किया? एक ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रॉ किया? जो हमारा मास नंबर है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो मास नंबर जैसे जैसे बढ़ा, जैसे कि हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, उसका हमारा मास नंबर 2 होता है। तो देखो H2 लिखा हुआ है, H3, फिर Li6N14, O18 यहां पर, ठीक है, और O16 है, 2 O है यहां पर, कार्बन 12 है यहां पर, ठीक है, He4 है, S32, Fe56, MO100, I127, W184, AN197 और यूरेनियम 238 ऐसे दिया हुआ है। ये सब क्या दिए हुए हैं? मास नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो मास नंबर वर्सेस जब हम लोग ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यानी कि ईबीएन को हमने ऐसे ग्राफ प्लॉट किया तो ये देखा कि पहले तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रही थी, यानी कि एक न्यूक्लियॉन को बांधने की जो एनर्जी थी वो मास नंबर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही थी, यानी कि न्यूक्लियॉन्स बढ़ रहे थे तो बाइंडिंग एनर्जी पहले बढ़ रही थी, बट फिर एक समय आया जहां पर वो क्या हो गई, लगभग कांस्टेंट हो गई। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब यहां पर ज्यादा हुआ, यानी कि मास नंबर 30 से लेकर मास नंबर 170 के बीच में लगभग ये कैसी है, कांस्टेंट है। जैसे कि देखो यहां पर बहुत तेजी से बढ़ी थी, वैसा यहां पर नहीं है। 30 से लेकर 170 तक लगभग ये कैसी है, कांस्टेंट है, और फिर उसके बाद डिक्रीज होना चालू हो जाती है। फिर क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, या कह लीजिए यहां पर एक सैचुरेशन देखने को मिलता है कि उससे ज्यादा फिर बाइंडिंग एनर्जी नहीं बढ़ रही है। पहले तो मास नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, फिर सैचुरेशन आ जाता है। तो आखिर ये जो हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ है उससे हमें क्या क्या इंसाइट मिल रहा है, किस तरीके से न्यूक्लियॉन्स वहां पर बंधे हुए हैं, इन सब के बारे में यहां पर हमें जानकारी मिलेगी। तो देखिए ये जो है प्लॉट हमारा, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, आइए उनको देखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो हमारी प्रैक्टिकली कांस्टेंट होती है, कहां से लेकर कहां तक, 30 मास नंबर से लेकर 170 के बीच में जो ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो कैसी है, लगभग कांस्टेंट है। यहां से लेकर यहां तक जो है वो कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, साथ ही में इस कर्व में एक मैक्सिमम है और वो है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। किसके किसके लिए है वो, A इक्वल टू 56, यानी कि आयरन के लिए। आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होते हैं, आयरन के एटम, आयरन के न्यूक्लियस के जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है वो कितनी होती है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 92 यूरेनियम 238 की, तो यहां पर, या फिर कह लीजिए यूरेनियम 238 की अगर जब हम लोग बात करें तो यहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जब इतने न्यूक्लियॉन्स थे तो इनको हर एक इलेक्ट्रॉन को बांधने की जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां पर जब 56 न्यूक्लियॉन्स थे तो एक एक न्यूक्लियॉन को बांधने की एनर्जी कितनी थी, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यहां पर ज्यादा है और यहां पर ईबीएन क्या है, कम है। उसके बाद फिर यहां पर देखा कि जो ईबीएन है, ईबीएन वो कम है फॉर लाइट न्यूक्लियाई एंड हैवी न्यूक्लियाई, यानी कि जो मास नंबर हमारा 30 से कम होता है जिसका, उसको हम बोलते हैं लाइट न्यूक्लियाई, और जिसका मास नंबर 170 से ज्यादा होता है उसको हम लोग हैवी न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो आप चाहे बात करें हैवी न्यूक्लियाई की या फिर बात करें चाहे लाइटर न्यूक्लियाई की, दोनों ही केस में जो बाइंडिंग एनर्जी है हमारी वो कैसी है, कम है। ईबीएन की कैसी है, कम है, एक सर्टेन वैल्यू से कम है। कैसे, अब देखिए इस सेकंड पॉइंट पर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, इसी के अंदर कुछ कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि आखिर ये
30 से लेकर 170 तक, ठीक है, 30 से लेकर 170 तक जो हमारा मास नंबर है, वहां पर बाइंडिंग एनर्जी कैसी है, और 30 से कम कैसी है, और 170 से वहां पर जब पर जाते हैं तो वहां पर भी कम कैसे है। ठीक है, तो 30 से लेकर 170 तक ऐसे कांस्टेंट, एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। और जब हम 30 से नीचे आते हैं, यानी कि मास नंबर हम 30 से नीचे ले रहे हैं, उस समय उनको बोलते हैं लाइट न्यूक्लियाई, और उस समय भी जो ईबीएन होती है वो कम होती है। और जब 170 से ज्यादा जा रहे हैं, 170 से ज्यादा हम लोग ले रहे हैं यहां पर, तब भी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये चीज। तो द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। तो यहां से हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो ये है कि जो फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्टिव है। किसी भी तरीके से यहाँ पर जो फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्टिव है, तभी वो क्या कर पा रहा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है, जो कि कितने ऑर्डर की है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन के ऑर्डर की है। उसके बाद जो यहां पर कॉन्स्टेंसी है बाइंडिंग एनर्जी की 30 से लेकर 70 तक, ये कंसेक्वेंस है इस बात का कि जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज होते हैं। तो आपको जो याद रखनी है इस पूरे डिस्कशन में चीजें, वो ये याद रखनी है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है, इतने से लेकर इतने तक। मैक्सिमम जो है बाइंडिंग एनर्जी वो होती है आयरन के लिए, जिसका कि मास नंबर होता है 56, और वो कितनी होती है, इतनी। यूरेनियम के लिए हमारी है इतनी। जब हम 30 से नीचे जाते हैं या 70 से ऊपर जाते हैं तो हमारी जो ईबीएन होती है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम मिलती है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स है वो हमारा अट्रैक्टिव है, जो कि एक सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि है मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियॉन की। दूसरा, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज के होते हैं, इसी कारण से 30 से लेकर 70 तक वहां पर हमें एक ऐसा कांस्टेंट सा मिलता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये इसके बगल में एक और दो चीजें बैठा दिए, तो ये दो मिलकर इसको खींचेंगे। अब एक और बैठा दिया जाए तो ये 3 मिलकर इसको खींचेंगे। एक और बैठा दिया जाए, ये 4 मिलकर इसको खींचेंगे। एक 5 बैठा दिया जाए, इसको मिलकर खींचेंगे। छठा बैठा दिया, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये सब ऐसे बैठाए गए। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब मिलकर इसको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट उसके बाद जब एक और यहां पर बैठाया गया, अब क्या हुआ कि ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो 30 से जैसे ही न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होते हैं, वैसे ही क्या होता है कि जो एक न्यूक्लियॉन में लगने वाला फोर्स है, उसके चारों तरफ जो मौजूद है, उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेता है। उससे ज्यादा अब उस पर फोर्स लगना बंद हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट रेंज है तभी उस पर फोर्स लगना बंद हो गया। वरना लॉन्ग रेंज होता तो ये इधर से इसको यहां से अट्रैक्ट कर लेता, बट शॉर्ट रेंज था, इसी वजह से लगना बंद हो गया। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो लॉन्ग रेंज होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। तो कंसीडर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन इनसाइड अ सफिशिएंटली लार्ज न्यूक्लियस। मान लीजिए कि बहुत बड़ा एक न्यूक्लियस है और उस पर एक छोटे से, मतलब एक छोटे से क्या, एक न्यूक्लियॉन को आप कंसीडर करें, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन को, तो इट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली सम ऑफ इट्स नेबर्स। वो जो आपने एक बड़े से न्यूक्लियस में एक छोटे से न्यूक्लियॉन को आपने देखा, तो उसके चारों तरफ जो चीजें मौजूद है, जस्ट उसके बगल वाली, बस उन्हीं से ही वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, जो कि उसके न्यूक्लियर फोर्स के रेंज के ऑर्डर पर आते हैं। तो इफ एनी अदर न्यूक्लियॉन इज एट अ डिस्टेंस मोर देन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, जितनी रेंज है न्यूक्लियर फोर्स की, उससे ज्यादा रेंज पर कोई न्यूक्लियॉन बैठा हुआ है, यानी कि पूरा हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में कोई, या कहीं पर भी हमने एक न्यूक्लियॉन कंसीडर किया। अब इसके जो जस्ट चारों तरफ है वो तो फोर्स इस पे अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, बट जो यहां पर बैठा हुआ है वो इसके साथ कोई यहां पर इंटरेक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो हमारे न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहां पर पूरी बताई गई है, इससे ज्यादा यहां पर कुछ नहीं है। यहां पर अभी हम लोग आगे बढ़े अगर, तो लेट अस सपोज जैसे कि एक बहुत हैवी न्यूक्लियस है। अब वेरी हैवी न्यूक्लियस से जो उसका मास नंबर है वो कितना है, 240 है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसी है, कम होती है
व्हेन कंपेयर टू द न्यूक्लियस विद ए इज इक्वल टू 120। तो 120 की अगर हम लोग बात करें, इसके साथ कंपेयर करते हैं अगर 240 वाले को, 240 वाला ये है, तो 240 वाले के देखो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू दिस। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी यहां पर कम होने का मतलब ये है कि इसकी स्टेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू दिस। जिसकी जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि नेचर में चीज स्टेबल होने की कोशिश करती है। तो होता क्या है कि ये जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ये जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं ये चाहते हैं कि ये क्या करें, अपने आप को ब्रेक करके, जैसे कि 240 वाला है वो दो पार्ट्स पर ब्रेक हो जाए ए इक्वल टू 120 वाले न्यूक्लियाई पर, तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगी वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण से जो न्यूक्लियॉन्स है वो टाइटली बाउंड हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हमारा कहलाता है फिजन का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहलाता है, फिजन का। यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस है, उसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी है जो कि 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ठीक है। अब लेट अस सपोज जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहां पर मौजूद है वो कितने हैं, 240। तो अब उन न्यूक्लियॉन्स को, वो जो पूरा का पूरा न्यूक्लियस है वो अपने आप को दो पार्ट्स पर ब्रेक कर लिया उसने, एक 120 और दूसरा 120। इस पे न्यूक्लियॉन्स का नंबर, इसका न्यूक्लियॉन्स का नंबर 120 120 हो गया। तो जो 120 120 के यहां पर फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, हमारे उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि वो इस रेंज पर आ रहा है। तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, जब ज्यादा होगी, इसका मीनिंग की वो उस पर ज्यादा स्टेबिलिटी है। अब जो न्यूक्लियॉन्स है जब 120 वाले स्पेस पर आ गए तो वो पास पास ज्यादा है, पास पास ज्यादा से मतलब वो टाइटली बाउंडेड है। पास पास है या नहीं है वो बात की बात है, बट हाँ उस पर आएगा, वो पास पास आने वाला है, तभी न्यूक्लियर वहां पर फोर्सेस एक्ट होना चालू होंगे। तो इस कारण से वो क्या होता है, कॉम्पैक्टनेस उस पर आ जाती है और उस पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो प्रोसेस थी कि एक बड़े से का दो पार्ट पर ब्रेक होना, एक बड़े न्यूक्लियस का दो पार्ट पर ब्रेक होना, प्रोसेस हमारा कहलाता है फिजन। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बड़े वाले के पास एनर्जी कैसी थी, कुछ थी, ठीक है, कुछ एनर्जी थी। अब यहां पर जब ये दो पार्ट्स पर ब्रेक हुआ तो इसका कुछ मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो निकल जाता है एज अ एनर्जी रिलीज हो जाता है, जिसके कारण से उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी देखिए पहले भी हमने समझाया है, बाइंडिंग एनर्जी तब आती है जब कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितनी एनर्जी रिलीज करता है उतनी ही उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि अगर एक गड्ढा इतना है और इस गड्ढे को अगर हमें बढ़ाना है ताकि इसके अंदर जो चीज मौजूद हो वो बाहर कभी ना निकल पाए, तो उस कभी या फिर बाहर ना निकल पाए, तो हमें क्या करना होगा, समझिएगा गौर से। अगर एक कोई गड्ढा है, लेटर सपोज इतना है, और हमें क्या करना है, या एक कुआं है, वेल है, उसमें किसी को हमने यहां पर ऐसे कुछ चीज डाल दी। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर कोई एक बॉल डाल दी है जो कि अपने आप उछल सकती है। ऐसी कोई बॉल है जिसको मैंने इसके अंदर डाल दिया और ये उछल सकती हो, अपने आप उछल सकती है। तो हम ये सोच रहे हैं कि बॉल इस कुएं के बाहर ना आ पाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस कुएं की गहराई को और बढ़ाना होगा। तो जब इस कुएं की गहराई को हम और बढ़ाएंगे तो ये कैसे करेंगे, इस कुएं को खोदेंगे, तो खोदने से क्या होगा, मिट्टी रिलीज होगी, ठीक है। इस कुएं को खोदने से मिट्टी बाहर निकलेगी, हाँ या ना, मिट्टी बाहर निकलेगी। बट अगर हम लोग देखें गौर से तो मिट्टी बाहर रिलीज हुई, बट यहां पर इस पे स्टेबिलिटी ज्यादा और आ गई कि ये अंदर ही ऐसे पड़ा रहेगा, हाँ या ना। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इतनी एनर्जी क्या हो गई यहां पर, इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये गहराई बढ़ गई है इसकी। तो यही यहां पर बोलते हैं कि एनर्जी तो रिलीज होती है बट इसकी ईबीएन बढ़ जाती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है। ईबीएन क्या हुई, बढ़ गई, क्योंकि पहले ईबीएन इतनी थी, पहले ईबीएन इतनी थी, अब इस पे कुछ इतना अमाउंट और रिलीज हो गया, इतना अमाउंट और रिलीज हो गया, तो इसका ईबीएन बढ़ गया। एनर्जी तो बाहर ऐसे रिलीज हुई, हीट के फॉर्म पर या किसी दूसरे फॉर्म पर ऐसे एनर्जी रिलीज हुई, बट इसकी जो ईबीएन है, इस ईबीएन हम ये गहराई एक तरीके से नापते हैं
तो ये ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर? एक ऐसा विजुअलाइजेशन आपको दे रहा था ताकि समझ पाए मीनिंग क्या है इसका। तो ये तो प्रोसेस थी हमारी फिजन की कि वो दो पार्ट्स पर ब्रेक होकर अपनी ईबीएन को बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो सके। इससे इतर मतलब इससे थोड़ा सा कंट्रास्ट में अगर हम लोग देखें तो जब बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि मान लीजिए कि एटॉमिक मास 10 से छोटे हैं, वो आपस में जुड़ते हैं और एक हैवियर न्यूक्लियस को बनाते हैं क्योंकि उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो ज्यादा होती है। छोटे छोटे थे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम था, वो आपस में जुड़े जिससे कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाए, बढ़ जाए। उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जब दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में जुड़ते हैं एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाने के लिए। हैवी न्यूक्लियाई का मतलब हो जाएगा कि वो 170 से ज्यादा हो मास नंबर, जबकि हैवियर का मतलब है कि अभी जितना थे उससे थोड़ा ज्यादा। तो लाइटर न्यूक्लियाई जब बनता है जुड़कर एक हैवियर न्यूक्लियाई तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है और उस एनर्जी के रिलीज होने पर उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। बाइंडिंग एनर्जी समझ गए, जिस एनर्जी के साथ वो बंधा होगा, क्योंकि एनर्जी उसकी रिलीज हो गई तो वो बंधने वाली एनर्जी बढ़ जाएगी। तो दिस इज द एनर्जी सोर्स ऑफ सन। ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन, कि दो चीजें क्या हुई, जुड़ गई, फ्यूज हो गई। जैसे कभी आपने अगर सुना हो तो जैसे किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हड्डी को एक हम लोग ऐसे बांध कर रखेंगे, धीरे धीरे करके वो 1.5-2 महीने में अपने आप वो फ्यूज हो जाएगी। वो अपने आप क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना। तो जब लाइटर न्यूक्लियाई जुड़कर हैवियर न्यूक्लियाई बनते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं जिसके कारण से वो हैवियर न्यूक्लियाई की बहुत ज्यादा भी नहीं, हैवियर बोला कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े और वो यहां कुछ हीलियम बना ले, तो देखो बढ़ गई ना इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इस चीज की बात हो रही। तो क्या होता है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है और ये जो प्रोसेस होती है जुड़ने का प्रोसेस, ये फ्यूजन कहलाता है। और सोर्स ऑफ सन की जो एनर्जी है, एनर्जी सोर्स जो है सन का, वो यही फ्यूजन रिएक्शन ही है। वहां पर फ्यूजन रिएक्शन चल रही होती है जिसके कारण से लाइटर जो न्यूक्लियाई हैं वो ऐसे मिलते हैं और हैवियर न्यूक्लियाई बनते हैं, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाते हैं और उसी समय वो एनर्जी रिलीज करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब वो है गहराई, कुएं की गहराई बढ़ाते हैं। अब कुएं की गहराई बढ़ाना है तो हमें कुछ तो निकालना होगा, तो वो जो निकलती है वो हीट एनर्जी निकलती है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज। तो ये सारा हमारा प्रोसेस है किसको लेकर, जो हमारा ये बाइंडिंग एनर्जी वगैरह होती है उसको समझने में। ठीक है, तो आई होप जो चीजें यहां तक थी वो आपको समझ पे आई होंगी। इसके आगे का जो डिस्कशन है जो कि है हमारा न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो उसका रेंज होता है, कैसे वो अप्लाई होता है, कहां तक अप्लाई होता है, कब अट्रैक्टिव होता है, कब रिपल्सिव होता है। इन सब चीजों को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स वाले सेक्शन पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।